1970 और 80 के दशक में कैलिफोर्निया के करीब 100 से ज़्यादा घर लूटे गए और ये सब एक ही आदमी की करतूत थी। वो लोग बीच रात में टॉर्च के प्रकाश से उठते और उन्हें समझता कि एक आदमी वहाँ मास्क पहने खड़ा है। वो आदमी उनके गले को चाकू लगाता या तो बंदूक दिखा के कहता, जीना चाहते हो तो मैं जैसा बोलूँ वैसा करो। और ये लगभग सभी सताए हुए लोगों के साथ हुआ। कुछ ही समय में उसने कई जिंदगियां बर्बाद करके ख़त्म कर दी। उसने करीब 51 औरतों का उन्हीं के घर में रेप किया, कई बार तो उनके पति और बच्चों के सामने। उसने कुल 12 लोगों की हत्या की और भी कई हत्याएं करने की आशंका है। वो हत्यारा पूरे कैलिफोर्निया में एक दशक घूमता रहा, नए नए शिकार की खोज में। उसने कई बार उसके हत्या करने के तरीके बदले, जिस वजह से पुलिस को कोई पुख्ता सबूत ना मिल सके और उन्हें लगा कि ये सब करने वाले 2-3 अलग अलग व्यक्ति हैं। कई सीरियल किलर्स की तरह उसका भी उसके किसी भी शिकार से कोई रिश्ता नहीं था और ना ही कोई तरीका था जिससे यह पता चले कि उसका अगला शिकार कौन होगा। उसका शिकार हुए लोग अपनी ज़िंदगी के साथ बढ़ने की कोशिश करते रहे। 1986 में हत्याएं अचानक से रुक गईं और उस हत्यारे का कोई सुराग नहीं लगा और अगले कई दशक वो सीरियल किलर गायब रहा। पुलिस ने उसका नाम ईस्ट एरिया रेपिस्ट रखा था। उसको और एक नाम दिया गया, द ओरिजिनल नाइट स्टॉकर। दशकों तक ईस्ट एरिया रेपिस्ट की पहचान ना हो सकी और ये कैलिफोर्निया की एक अनसुलझी घटना बन के रह गई। 44 साल सैक्रामेंटो काउंटी पुलिस डिपार्टमेंट को ईस्ट एरिया रेपिस्ट की जानकारी देने के लिए कॉल आते रहे, लेकिन फिर भी उसकी कभी पहचान ना हो सकी। लेखिका मिशेल मैकनमारा ने इस घटना की छानबीन शुरू की। 2006 में उसने अपना ब्लॉग और पॉडकास्ट शुरू किया, जहां वो इस घटना के संबंधी जानकारी देती और उसके फॉलोअर्स जो खुद भी ये केस सुलझाना चाहते थे वो भी छानबीन करते रहे। 2013 में मिशेल ने ईस्ट एरिया रेपिस्ट पे लॉस एंजलिस मैगजीन में एक लेख लिखा जिसका नाम था इन द फुटस्टेप्स ऑफ अ किलर। उसने उस लेख में उस हत्यारे को द गोल्डन स्टेट किलर के नाम से संबोधित किया था। उसने किताब लिखना भी शुरू किया था जिसका नाम था आई विल बी गॉन इन द डार्क, जिसके लिए उसने कई पुलिस अधिकारियों के इंटरव्यू लिए और सब जानकारी इकट्ठा की जो पहले कभी इस केस में नहीं किया गया था। वो कॉन्ट्रा कोस्टा काउंटी पुलिस डिपार्टमेंट के जांच अधिकारी पॉल होल्स से भी मिली और उन दोनों ने मिलकर इस हत्यारे को पकड़ने का प्लान बनाया। लेकिन 2016 में मिशेल की अकाली मृत्यु हो गई। मरने से पहले उसने पति से कहा था कि वो द गोल्डन स्टेट किलर को किसी भी हाल पुलिस के हिरासत में देखना चाहती हैं। मिशेल के चले जाने के शोक से बाहर आते ही पैटन ओसवाल्ड, जो एक एक्टर एंड कॉमेडियन हैं, उसने मिशेल की किताब फरवरी 2018 में पब्लिश की। किताब में दी हुई जानकारी के हिसाब से डीएनए के आधार पर कुछ सबूत मिलना अपेक्षित था। पॉल ने एक डीएनए सैंपल जमा किए और ऑनलाइन कुछ डीएनए डेटाबेस से मिलाकर देखे और उन्हें एक मैच मिला और आगे टास्क फोर्स से मिलकर उसने उस आदमी के खिलाफ और सबूत इकट्ठा किए और उस आदमी को ढूंढ निकाला। 2018 के अप्रैल में पुलिस ने जोसेफ जेम्स डिएंजेलो के घर छापा मारा। जोसेफ जेम्स डिएंजेलो ने अपना पहला शिकार 1974 में विसालिया कैलिफोर्निया में किया। उसी वक्त वो पुलिस में भर्ती हुआ था। शुरू में उसने कई गलतियां की, जैसे मास्क ना पहना। उस वजह से उसका शिकार बने लोग उसका हुलिया बता सकते थे। उस वक्त वो 29 साल का था, लेकिन अपने उम्र के हिसाब से वो काफ़ी छोटा दिखता। काफ़ी लोगों को लगा कि वो एक नाबालिग या 21-22 साल का है। 30 की उम्र तक उसने किसी की हत्या करना शुरू नहीं किया था, लेकिन बिली जेनसन ने डिएंजेलो से जुड़े कई लोगों से उसकी शुरुआती ज़िंदगी के बारे में पूछताछ की और सामने आई बातें काफ़ी भयानक थीं। 70 और 80 के दशक में काउंटी पुलिस डिपार्टमेंट्स एक दूसरे से जानकारी नहीं बांटते थे और इस बात का फ़ायदा उठाता था डिएंजेलो। वो एक काउंटी में जुर्म करके दूसरे काउंटी में चला जाता। पहले 1-2 बार लगभग पकड़े जाने के डर से उसने काला मास्क पहनना शुरू कर दिया। उसने जुर्म करने से पहले उसको प्लान करना भी शुरू किया। उसके कई पुलिस स्केचेस बनाए गए थे जो उसके चेहरे से काफ़ी मिलते जुलते थे, तो उसने अपना वज़न घटाया जिससे उसकी पहचान करना मुश्किल हो जाए। वो सिर्फ छोटे मकानों को अपना शिकार बनाता, जिससे उसको पता चलता कि घर में कुल कितने लोग हैं। वो बाहर से घर पर नज़र रखता, घर के नक्शे बनाता, जिससे उसे पता चले कि कहाँ से वो अंदर आ सकता है। अंदर जाते ही वो पहले ड्राइविंग लाइसेंस की खोज करता। उससे वो उस औरत का नाम जान जाता और रात में उनके बेड के पास जाके उन्हें उनके नाम से पुकारता, जिससे वो औरत डर जाती और उन्हें लगता कि उनके जान पहचान वाला कोई आदमी ये सब कर रहा है।
डीएंजिलो औरतों को उनकी पसंदीदा चीज़ों के बारे में बताता, जिस वजह से उन्हें और यकीन हो जाता कि वो उस आदमी को जानते हैं। लेकिन अब सभी को पता चल गया है कि वो अपने शिकार रैंडमली चुनता था और वो जानबूझ के गलत सबूत छोड़ता। जैसे एक मकान के पास उस परिवार की नाव थी, तो डीएंजिलो ने बोला, मैंने तुम्हें झील के पास देखा था। कुछ मौक़ों पर उसने अपने शिकारों को खुद के बारे में गलत जानकारी भी दी, जैसे उन पुलिस वालों को मेरे वैन के बारे में मत बताना, जबकि उसके पास कोई वैन नहीं थी। वो चुराई हुई साइकिल में घूमता था और यही वजह थी कि पुलिस को कभी उसकी गाड़ी नहीं मिली। वो पुलिस को हमेशा सुअर कहकर बुलाता। ये भी उन्हें गुमराह करने की चाल थी, क्योंकि वो खुद एक पुलिस वाला था। काफ़ी साल अकेली औरतों को निशाना बनाने के बाद उसने अपना रुख कपल्स की तरफ मोड़ा और उन्हें निशाना बनाना शुरू किया। वो पूरी तैयारी के साथ जाता, रस्सियाँ पहले ही बना लेता। वो कपल को बंदूक दिखाकर आदमी को नीचे बिठाकर बांध देता, उसके पीठ पे प्लेट्स रखता और धमकी देता कि अगर प्लेट्स गिरने की आवाज़ आई तो वो औरत को वहीं ख़त्म कर देगा। आदमी को वहीं रुकना पड़ता जब उसकी औरत के साथ डीएंजिलो ज़बरदस्ती करता। डीएंजिलो अपना हथियार बदलता रहता, कभी चाकू तो कभी बंदूक। एक केस में तो उसने किसी लड़की को डंडे से पीट कर ही मार डाला। लेकिन डीएंजिलो को धोखा उसके खुद के शरीर ने दिया था। उसकी एक पहचान थी जो सब उसकी शिकार हुई औरतें बताती। वो पहचान थी उसका छोटा लिंग, और इस पहचान को पुलिस ने काफ़ी गंभीरता से लिया था। उन्होंने डॉक्टर से बात करके ये पता किया कि क्या किसी को छोटे लिंग से पहचाना जा सकता है, और जितने भी संदिग्ध हैं उनसे तुलना करके किसी नतीजे पे पहुंचा जा सके। डीएंजिलो मनोवैज्ञानिक तौर पर एक निराशावादी था। दूसरों को तकलीफ़ देने में उसे मज़ा आता। पकड़े ना जाने के लिए उसकी एक और चाल थी। वो रेप करने के बाद कुछ देर उसी घर में रुकता। घटना को कुछ महीने या साल गुजरने के बाद वो क्रिसमस के मौके पे उनके शिकार बनी औरतों को फ़ोन करता और जान से मारने की धमकी देता। उन्नीस 1970 में कैरल डेली, जो सैक्रामेंटो काउंटी पुलिस डिपार्टमेंट के लिए काम करती थी, उसने ईस्ट एरिया रेपिस्ट के ऊपर एक बैठक ली। तब वहाँ के लोग काफ़ी घबराए हुए थे। ये उन दिनों की बात है जब घर टेक्नोलॉजिकली सुरक्षित नहीं थे। तब 6000 गन्स एक महीने में बिकी थी। वहाँ के लोग चाबी वाले से नई कड़ियाँ लगवा रहे थे और कई लोगों ने तो कुत्ते भी खरीदे थे। उस बैठक के वक्त एक आदमी उठकर बोला कि उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि ईस्ट एरिया रेपिस्ट सच में है, और ना ही कोई आदमी उसकी औरत का रेप होने देगा। और कुछ महीने बाद उसी आदमी का परिवार ईस्ट एरिया रेपिस्ट का शिकार बना। ऑफिसर कैरल को इस बात का तगड़ा झटका लगा था। उसे विश्वास था कि ईस्ट एरिया रेपिस्ट उस बैठक में उस रात मौजूद था और घबराए हुए लोगों को देख मज़े ले रहा था। वो शैतान कानून से बचकर वहाँ बैठा रहा। कुछ साल बाद उसे एक पुलिस ऑफिसर बनकर काम करना मुश्किल हो गया था, तो जोसेफ जेम्स डीएंजिलो एक ट्रक मैकेनिक बनकर नौकरी करने लगा एक बड़ी कंपनी सेव मार्ट के लिए। उसके सहकर्मी उसके बर्ताव से खुश थे और डीएंजिलो वहाँ सहमा हुआ रहता। वो काम पे कभी देरी से नहीं आया और ना ही कभी किसी बीमारी के लिए छुट्टी ली, लेकिन वो अपने घिनौने काम रात में करता रहा। और एक दिन 1986 में अचानक से रुक गया। किसी को अभी तक पता नहीं कि उसने 1986 अपना खूनी खेल अचानक से बंद क्यों किया, लेकिन लोगों का मानना है कि शायद उसी साल उसकी सबसे छोटी लड़की का जन्म होने के कारण वो रुका। हो सकता है कि उसके बाद उसे दोहरी ज़िंदगी जीना मुश्किल हो गया, और ये भी हो सकता है कि वह जुर्म करता रहा लेकिन किसी और तरीके से। इस वजह से कभी किसी के नज़र नहीं आया। उसके घर में उसका बर्ताव गुस्सैल और हिंसक था। उसके पड़ोसी उससे बात नहीं करते थे और उनका कोई दोस्त भी नहीं था। एक बार उसने अपने एक पड़ोसी परिवार को फ़ोन करके जान से मारने की धमकी भी दी थी। बाद में डीएंजिलो ने सफाई दी कि वो उस पड़ोसी के कुत्ते के भौंकने से परेशान था और गुस्से में धमका रहा था। पड़ोसियों ने बताया कि उन्होंने काफ़ी बार डीएंजिलो को अपने बीवी बच्चों से गाली गलौज करते सुना। कभी कभी वो खुद के घर के सामने खड़े होकर कहता, मैं तुम्हें मार दूंगा।
उसी दौरान सैक्रामेंटो काउंटी इन्वेस्टिगेटर पॉल होल्स द गोल्डन स्टेट किलर को पिछले 24 साल से ढूंढ रहा था और वो जल्दी ही रिटायर होने वाला था, लेकिन अभी भी उसके सिर पे द गोल्डन स्टेट किलर को ढूंढने का जुनून सवार था। और बहुत कोशिशों के बाद एक डीएनए डेटाबेस कंपनी उसके साथ काम करने को तैयार हुई। फिर 2018 में पॉल होल्स ने द गोल्डन स्टेट किलर का डीएनए उस डेटाबेस में डाल दिया। उस डेटाबेस की मदद से उसे हत्यारे के तीसरे चचेरे भाई का मैच मिला। ये सबूत लेकर पॉल होल्स सैक्रामेंटो काउंटी डीए के पास गया और हत्यारे को पकड़ने के लिए एक टास्क फोर्स तैयार की। डीएंजेलो इससे पहले कभी संदिग्ध नहीं था। वो 44 साल तक अपने जुर्म छिपाने में कामयाब रहा। रिटायर होने के एक दिन पहले पॉल होल्स डीएंजेलो के घर के सामने जाके खड़ा हुआ। अभी तक मिली नाकामयाबियों की वजह से पॉल होल्स परेशान था और उसे नहीं लग रहा था कि जोसेफ जेम्स डीएंजेलो ही द गोल्डन स्टेट किलर है। डीएनए की प्रक्रिया में काफ़ी समय लगता, ये उसे पता था। पॉल को लग रहा था कि उसने सीधे जाके डीएंजेलो को डीएनए सैंपल्स के लिए पूछना चाहिए ताकि वो उसे निर्दोष साबित करके आगे की छानबीन शुरू करे, लेकिन कुछ सोच के वो वहाँ से चला गया, क्योंकि अगर डीएंजेलो ही द गोल्डन स्टेट किलर निकलता तो वो वहाँ से भाग भी सकता था या तो खुदकुशी कर लेता। पुलिस ने ज़्यादातर सार्वजनिक जगहों पर डीएंजेलो का पीछा किया और वहाँ से उसके डीएनए सैंपल लिए। सैक्रामेंटो क्राइम लैब एंड टास्क फोर्स दिन रात एक करके काम कर रहे थे और उन्होंने सारे सबूत इकट्ठा करके साबित किया कि डीएंजेलो ही द गोल्डन स्टेट किलर है। पुलिस ने उसके घर की तलाशी का वारंट निकाला और डीएंजेलो के घर जाके उसे गिरफ्तार किया। डीएंजेलो बौखला गया था। पुलिस ने बताया कि उसकी आंखों में दिख रहा था कि वो भागना चाहता है, लेकिन पुलिस ने उसे कोई मौका नहीं दिया और उसे गिरफ्तार किया। उसने वो द गोल्डन स्टेट किलर है इस दावे को कभी नहीं नकारा। उसने पुलिस से कोई बात नहीं की, ना कोई इंटरव्यू दिया। उसके बाद वो जब भी कोर्ट में आता वो एक जगह ही घुरता। उसकी पत्नी शारन हडल ने उसे दशकों पहले ही छोड़ दिया था। जब उसे गिरफ्तार किया गया उस वक्त वह उसकी सबसे बड़ी बेटी और अपने नाती के साथ रह रहा था। उसके पड़ोसियों ने बताया कि डीएंजेलो काफ़ी तंदुरुस्त था, जैसे वो 72 साल का नहीं 50 साल का हो। उसके पास एक साइकिल और एक मोटरसाइकिल थी और बिना किसी दिक्कत के चल भी सकता था। लेकिन जब वो कोर्ट में आता तब वो व्हीलचेयर में आता, जैसे वो एक बूढ़ा आदमी है जिसे समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ क्या हो रहा है। केस के सुनवाई के वक्त उसने व्हीलचेयर छोड़ दी और सुनवाई के लिए खड़ा रहा। पूरे वक्त वो जज को घूरता रहा। उसमें कोई भावना या कोई पछतावा नज़र नहीं आई। पुलिस ने उसकी कुछ निजी चीज़ें उसके घर से उठाई और अपनी जांच शुरू रखी, लेकिन ये पक्का हुआ था कि द गोल्डन स्टेट किलर अब पकड़ा गया है और उसके शिकार बने लोग अब थोड़ी राहत से जी सकते हैं। जुर्म की ऐसी सच्ची घटनाएं सुनने के लिए सब्सक्राइब करें ट्रू क्राइम इनकॉर्पोरेटेड को।